दहेज की डिमांड कर लेते, कभी मोटरसाइकिल, कभी पैसे दो, हमने लड़की की शादी करनी है, ये करना है, ऐसे डिमांड करते रहते। सोनम के फूफा ने भी यही बात दोहराई कि उसके ससुराल वालों की दहेज की मांगे कभी खत्म नहीं हुई। वो उस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहती जहां उसकी बहन की मौत हुई। मैं जी वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मेरी बहन मार दी, मेरे को लगता है वो मुझे भी मारेंगे। पूनम का परिवार इस फैसले में उसके साथ है। जिसने एक बेटी को मार दिया तो दूसरी को क्या छोड़ेगा, इसलिए हम उसको नहीं भेजेंगे। शादी कर देंगे, तलाक ले लेंगे उससे। सोनम अपने माँ बाप की मंझली बेटी थी। सोनम की 2 बहनें हैं और 3 छोटे भाई भी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सर आंखों पर बिठाया। एक चुलबुली और जीने लायक लड़की जो लाडली थी पूरे गांव की। आज सारा गांव उसके घर वालों के साथ है। मेरी लड़की तो जी मार के मारने। सोनम के परिवार वाले हरियाणा से आए थे और अंतिम संस्कार के लिए शाम को वो शव अपने गांव ले गए। सोनम और पूनम 2 बहनें, दोनों की एक ही घर में शादी हुई थी और एक दिन सोनम ने कर ली। सुबह 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सोनम की मौत की खबर मिली। सोनम और पूनम की शादी 4 साल पहले एक ही घर में हुई थी। उनके पति नरेश और राजेश भाई हैं। आइए पुलिस की मदद से पता करते हैं कि आखिर सोनम की के पीछे वजह क्या थी। आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिनेश कुमार ने मौका वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश की और सारे सबूतों का पंचनामा किया। उन्होंने घर वालों तथा आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की और एसडीएम को सूचित किया। वहां जाके देखा तो एक लड़की बेड के ऊपर बिस्तर पर पड़ी थी, डेड बॉडी उसकी, और गले में चुन्नी बंधी हुई थी। सोनम की बहन पूनम जो उसी घर में रहती थी, उसने हमें उस रात के बारे में बताया। रात को मैं काम पे से आई 7 बजे करीब। आके मैंने खाना बनाया, तब 9:30 बजे आके मैंने रोटी खाई बासी। तो मेरी सास बोली मेरे पैर दबाए। 10 बज गए होंगे पैर दबाते। फिर मैं बोली मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। मैं बोली ना पहले चाय पी ले, मैंने चाय बनाई है तेरे खातर। तो मैंने चाय पी, मेरी आँखों में नींद आ गई और भी। तो उसने मेरे कमरे में सुला दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। तो फिर सुबह मेरी आँख खुली, 8-9 बजे तक अंधेरा सा था। फिर मेरी सास बोली अब तेरी बहन को देख के क्या हो रहा। तो मैं ऊपर गई, ऊपर उसका पति भी था, मेरी सास भी। तो मैंने बोली हट लो, मैंने मेरी बहन को देखने दो। तो मैंने सोड़ उगाड़ के देखा, मेरी बहन मरी हुई थी। केस की जांच सबसे पहले एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने शुरू की और एसडीएम की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है और इस वक्त आरोप दर्ज किए जा रहे हैं। नमस्कार। दिनेश कुमार जी, आप हमें बताएंगे कि सोनम वाले केस में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? देखिए मैडम, हमें हैंगिंग की इन्फॉर्मेशन मिली। हम लोग मौके पे गए और जो पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पता लगा कि जो लड़की सोनम है उसकी शादी को 7 साल अभी नहीं हुए, 4 साल हुए। और ऐसे में हमने फिर एसडीएम साहब को इन्फॉर्म किया और उन्हीं की सामने जो है कंप्लेनेंट्स के बयान हुए और पोस्टमार्टम भी उन्हीं के सामने हुआ और फिर एप्रोप्रिएट सेक्शन लगवाई है 498A और 304B
दहेज के लिए टॉर्चर करना और उसको मरने के लिए मजबूर करना। सोनम के पति नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी हो रही है। नरेश की मां यानी सोनम की सास से भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अगर 7 साल के अंदर अंदर कोई महिला कर लेती है तो उसमें एक प्रिजम्पशन ड्रॉ होगी कि इसके अंदर उसको मजबूर किया गया है, और वो जो प्रिजम्पशन है वो रिबट करने के लिए जो पार्टी है, जो अक्यूज्ड पार्टी है, जिस तरह के हस्बैंड है या इन लॉज हैं, उनके ऊपर इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसके ऊपर जाता है। तुमने अपनी घरवाली को मार दिया? नहीं जी, मैंने नहीं मारा अपनी घरवाली को। क्यों, कैसे लगा? छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी। किस बात पे झगड़ा होता था? शराब वराब पी के आता था जी। नरेश शराब पीता है? मैंने शराब पिए हुए कभी नहीं देखा। रात को तुम्हें घरवाली को मारा जब तुमने शराब पी ली? नहीं जी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया जी, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ बाबू। फिर उसे क्यों लगाई? अभी कोई बात उसको चुप गई थी, इस वजह से लगा लीजिए। तुम्हारी माँ उसको ताने मारती थी कि तेरे बच्चे पैदा नहीं होते, दहेज मांगता था तो उससे? नहीं जी, मैंने कभी दहेज नहीं मांगा जी, ना मेरे, मैं तो अपने परिवार से अलग था जी। तुम्हें उसके चरित्र पे भी शक था क्या? मुझे शक नहीं था, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास था। तुमने लाश कितने बजे देखी अपनी औरत की? मैंने सुबह 7 बजे उठाना, मैंने इधर उधर हाथ मारा तो मेरे को मेरी घरवाली नहीं दिखी, तो मैंने अपने ऊपर से शोर उठा के जैसे ही आँख खोल के देखी, मेरे को सामने लटकती हुई दिखाई दीजिए मुझे। मेरे भाई ने और मैंने मिलकर उसको उतार दिया जी, हमसे देखा नहीं गया था। आप जब ऊपर गए उसके कमरे में तो आपने क्या देखा? मैंने देखा फांसी पर से उतार रखी थी दोनों भाइयों ने। किस चीज में फांसी लगा रखी थी? ऊपर पंखा था जी। पंखे में? हाँ जी। चुन्नी के साथ क्या रस्सी के साथ? ना, चुन्नी थी, ऐसे ओढ़ रखी थी जी। मैंने उसको नीचे से उठा रखा था। तो चुन्नी तो कटी भी नहीं कहीं से? हमने काटी नहीं थी जितनी, तो बोल दी थी हमने काट। पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया तुमने? मैंने किया था जी। उतारने से पहले क्यों नहीं किया? जब लटकते हुए देखा नहीं गया जी मेरे से, मैंने इसलिए उतार दिया था जी उसको। सोनम के पति और सास का कहना है कि उन्होंने सोनम को कभी परेशान नहीं किया, ना दहेज के लिए ना बच्चे के लिए। सोनम के पति नरेश के मुताबिक वो कभी शराब पीकर घर नहीं आया और ना ही कभी उसने सोनम पर हाथ उठाया। पर सोनम के परिवार के मुताबिक सच कुछ और है। सोनम के पिता, जो रोहतक शहर में पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि सोनम के ससुराल वाले बार बार दहेज की मांग करते थे। दहेज की डिमांड कर लेते, कभी मोटरसाइकिल, कभी पैसे दो, हमने लड़की की शादी करनी है, ये करना है, ऐसे डिमांड करते रहते। सोनम के फूफा ने भी यही बात दोहराई कि उसके ससुराल वालों की दहेज की मांगें कभी खत्म नहीं हुई। मेरे साले ने मुझे फ़ोन किया कि अभी उन्होंने 20,000 रुपये मंगवाए हैं। मैंने कहा चल इस बार दे देते हैं, बार बार थोड़ी मांगेंगे पैसे। मैं दूसरी बार आया तो साले ने मुझे बताया कि अब वो लोग मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं। फिर महीने पहले मेरे साले ने 50,000 रुपये मंगवाए। मेरे साले ने मुझे फ़ोन किया, बोला वो लोग 50,000 रुपये फिर मांगे। ससुराल वालों ने दोनों बहनों के साथ बुरा व्यवहार किया और मार पीट पर उतर आए। पूनम इस बात की गवाही देती है। तब से शादी हुई तब से परेशान करते थे, मारते भी थे, ये सब मिल के मारते थे। बोले पैसे नहीं लाई आप अपने घर से, दहेज कम लेके आई जी। हमारी बहन को भी उसने एक बार तो नहाते हुए बाथरूम में नंगे तार गिर दिए करंट लगाने के लिए। उससे पहले मैं बढ़ गई तो मैंने हाथ लगाया, मेरे को करंट लगा। फिर मैं उसको बोली सोनम बाथरूम में मत नहाइए, इसमें करंट है, तो वह नहीं बढ़ी। तो मेरी सासू बोली इसको तो पता चल गया करंट है, तो उन्होंने हटा दिया। तो एक दिन फिर दरवाजे पे लगाया करंट, तो वो आ गई, उसके सामने उसने हाथ लगाया तो भी फड़फड़ाई, तो उसके पास मैं भी थी, फिर भी बच गए हम। 2-3 बार करंट से बचे। वो अब उस घर में कभी वापस नहीं जाना चाहती जहां उसकी बहन की मौत हुई। मैं जी वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मेरी बहन मार दी, मेरे को लगता वो मुझे भी मारेंगे। पूनम का परिवार इस फैसले में उसके साथ है।
जिसने एक बेटी को मार दिया तो दूसरी को क्या छोड़ेगा, इसलिए हम उसको नहीं भेजेंगे। शादी कर देंगे, तलाक ले लेंगे उससे। सोनम अपने माँ बाप की मंझली बेटी थी। सोनम की 2 बहनें हैं और 3 छोटे भाई भी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सर आंखों पर बिठाया। एक चुलबुली और जीने लायक लड़की जो लाडली थी पूरे गांव की। आज सारा गांव उसके घर वालों के साथ है। मेरी लड़की तो जी मार के मारने। सोनम के परिवार वाले हरियाणा से आए थे और अंतिम संस्कार के लिए शाम को वो शव अपने गांव ले गए। इस तरह के मामले में मैं पब्लिक के लिए ख़ास तौर पे जो महिलाएं हैं, चाहे वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस का एक महिला अपराध प्रकोष्ठ जो कि नानकपुरा में भी है, हर ज़िले के अंदर भी है, अगर उनको किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई हरासमेंट होती है तो वो अपनी शिकायत लेके इन प्रकोष्ठों में आ सकती हैं, जिसकी बड़े विस्तार पूर्वक इंक्वायरी होती है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंतर्गत भी वो पुलिस थाने में रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। राज्य स्तर पर भी नेशनल स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इवन मीडिएशन सेल्स भी हैं। सोनम ने अपनी आवाज उठाई, पर हर बार उसके परिवार वालों ने पति पत्नी के बीच में समझौता करवा दिया। सोनम अब नहीं रही। ऐसी कई सोनम और पूनम हैं जिनकी आवाज के पीछे छुपे हुए दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमें उनके दर्द को समझना होगा, उनकी आवाज को और गंभीरता से सुनना होगा। और अगर समझाने से बात नहीं बनती तो ठोस फैसला लेना होगा। दिल्ली से दूर पनवेल महाराष्ट्र में भी ऐसे ही एक अजीबोगरीब समझौते का शिकार बनी 2 औरतें। एक ऐसा समझौता जिसमें एक मां ने अपने 12 साल के मासूम बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दो दोस्तों की है ये कहानी जिन्होंने किया एक अजीबोगरीब समझौता। यशवंत पवार और नारायण झारखंडे, 2 दोस्त। एक दिन सुबह 6 बजे नारायण को उसके दोस्त यशवंत का फोन आया कि उसने नारायण के 12 साल के बेटे अशोक को मार डाला है। सुबह 6 बजे के बाद उसने मेरे बेटे के मोबाइल से फोन किया, फिर से उसका फोन आया। उसने कहा फलां जगह पर मैंने तेरे बेटे अशोक को मार डाला, जाके देख लिया। पुलिस के अनुसार कत्ल की रात यशवंत और नारायण यशवंत के घर साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक यशवंत ने कहा कि वो पास वाले गांव से वीडियो कैसेट लेने के लिए जा रहा है, पर यशवंत के इरादे कुछ और ही थे। उसे मालूम था कि अशोक उसे कहां मिलेगा। 13 वर्षीय अशोक पनवेल के एक होटल में नौकर का काम करता था। काम के बाद वो अपने गांव के लिए पनवेल बस अड्डे से बस लेता था। अशोक बस से उतरकर चला ही था कि वहां उसे यशवंत मिला। वो अशोक को एक दूसरे ही रास्ते से गांव ले जाने लगा। उसी रास्ते पर एक सुनसान जगह देखकर यशवंत ने मासूम अशोक पर अचानक हमला कर दिया। उसके बाद उसने अशोक की ही बेल्ट से पहले उसका गला दबोचा, फिर पास पड़े भारी पत्थर से तब तक अशोक के सर पर वार किया जब तक वो मर नहीं गया।
अशोक की मां, जो कि पनवेल से कोसों दूर जालना औरंगाबाद में रहती है, समझ नहीं पाई कि यशवंत ने क्यों उसके बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला। वो तो यशवंत को जानती तक नहीं थी। उसे यशवंत और अपने पति नारायण की दोस्ती के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। यशवंत ने अपने दोस्त नारायण के बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला? हमारा कोई झगड़ा नहीं था। मैं उसे रोज पैसे मांगता था और मुझे टालता था। हाँ, पैसे के लिए ही हुआ है। मैं 4 दिन से पैसे मांग रहा था। देर रात पनवेल पुलिस को फरार अपराधी यशवंत पवार के गांव लौटने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत उसे पकड़ने के लिए रवाना हुई। जब तक यशवंत को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, तब तक सिर्फ पैसा ही एक कारण दिखाई दे रहा था इस अपराध के पीछे। पुलिस द्वारा यशवंत की पूछताछ के दौरान अशोक की हत्या के पीछे कई दिल दहला देने वाले सच निकलकर बाहर आए। एक पति का बाप कहलाने का पागलपन, 2 दोस्तों के बीच एक अजीबोगरीब समझौता और इन सब के बीच एक पत्नी की लाचारी, जिसे मजबूर किया गया एक अजनबी के साथ हम बिस्तर होने के लिए। एक दिन नारायण ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ शारीरिक संबंध हो तो बच्चा हो सकता है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा समय सोचने के लिए दो, मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता, मुझे मेरी पत्नी हीरा से पूछना पड़ेगा। दूसरे दिन हीरा ने मुझे सोचकर बताया कि केवल एक बच्चा होने तक उससे संबंध रखूंगी, उसके बाद नहीं। मैंने कहा कि मुझे कौन से 10 बच्चे चाहिए, बस एक हो जाए, लड़का हो या लड़की। रोज उसी रास्ते से आना जाना होता था हमारा। तो रास्ते में ही उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा सोच ले। उसने कहा मंजूर है। यशवंत की पत्नी हीरा इस समझौते के लिए तैयार नहीं थी। मैं शाम को घर गया और सो गया। रात को 9-10 बजे के आसपास उसने मुझे उठाया और अपनी पत्नी के पास भेजा। मैं वहां गया, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। लेकिन यशवंत ने उसे भी मना लिया। उसने मुझसे कहा कि बच्चा होने तक इससे संबंध रखो। घर पे उसने समझाया, लेकिन मैंने कहा कोई उलझन नहीं चाहिए, मैं भी परिवार वाला आदमी हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, बस एक बच्चा होने तक। हीरा और नारायण के बीच शारीरिक संबंध 6 महीने तक चलते रहे। इसके बाद हीरा अपने गांव चली गई। आरोपी यशवंत पवार की बीवी जो है हीरा प्रेग्नेंट 6 महीने में नहीं रही और इसलिए नारायण झारखंडी घर छोड़ के जा रहा था। अपने दोस्त ने किए वाला वादा वो पूरा नहीं कर रहा था, बीच में से वादा तोड़ के जा रहा था। जब तू मुझे बच्चा नहीं दे सकता है तो मैं तेरा भी बच्चा नहीं जिंदा रखूंगा, ये तय करके उसने अशोक झारखंडी का मर्डर किया। उसके बेटे को मारा। उसकी एक ही वजह थी कि उसने मुझे बच्चा देने का वादा किया था और अब वो हमें बीच में ही छोड़कर जाने का सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो वो मुझे बच्चा दे सकता है। हम जहाँ काम करते थे वो भी वहीं काम करता था। उसकी आदत है कि वो 4 लोगों के सामने मजाक उड़ाता था और मेरे मन में ऐसा आया कि इसने मुझसे झूठ बोलकर मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए बच्चे का वास्ता देकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर ही मेरी पत्नी तक पहुंचा है। इसी कारण मैंने सोचा कि जैसे उसने मुझे दुख दिया मैं भी उसे दुख दूंगा। अशोक की मां अपने पति की यशवंत से दोस्ती और समझौते से बिल्कुल बेखबर थी। मुंह पर कितना मारा उसको। दोनों की दोस्ती में मेरे बेटे की जान चली गई। कैसे चुपचाप पड़ा था मेरा बेटा और मारने के बाद बोला भी कि मैंने ही मारा है। अशोक अपनी मां और बहनों को गांव छोड़कर
अपने पिता के साथ पनवेल चला आया था। उसे नहीं मालूम था कि वो अपने गांव, अपनी मां और बहनों के पास फिर कभी लौट नहीं पाएगा। एक औरत और आदमी का माँ बाप ना बन पाना हमारे समाज में इतना बड़ा कलंक क्यों माना जाता है? क्यों हम एक औरत को बांझ और एक पुरुष को नपुंसक बुलाते हैं? बच्चा ना हो पाने की स्थिति में हम कृत्रिम प्रजनन केंद्र यानी फर्टिलिटी सेंटर्स की मदद भी तो ले सकते हैं। या फिर हम एक बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। इससे एक अनाथ बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और एक निसंतान दंपति को एक प्यारा सा बच्चा। पनवेल की हीराबाई ने अपने पति की बातों में आकर सब कुछ चुपचाप सह लिया और यशवंत पवार के बच्चा पाने की जिद ने 12 साल के मासूम अशोक की जान ले ली। लेकिन दिल्ली की सोनम की कुर्बानी खाली नहीं गई। उसकी बहन पूनम ने फैसला किया जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने का, जिसमें उसका साथ दिया उसके पिता ने। एक बात तो साफ है कि अब चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने साथ या किसी और के साथ जुर्म होता देख हमें उठानी होगी उसके खिलाफ आवाज और देना होगा एक दूसरे का साथ, क्योंकि जुर्म को नजरअंदाज करना भी जुर्म है।